हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे अपने भारतीय देश की महिला टीम ने जीता है। क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटिर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में इसको आयोजित की गई। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सुरुचि ने जीता है। लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी यह लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार में यह मंजूरी दी गई है। हाल ही में रे मिस्टीरियो सीनियर का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक WWE के रेसलर थे। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 दिसंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी श्री राम कृष्णन को अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री राम कृष्णन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, कृष्णन एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी और उद्यम पूंजीपति कई सरकारी क्षेत्रों में एआई नीतियों का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाएंगे। और उनके पास माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों का अनुभव है। और फ्रेंड्स, वे डेविड के साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली अमेरिका में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यह तुलसी गाबार्ड नियुक्त हुई है। अमेरिका की कृषि मंत्री क्रूज रोलिंस नियुक्त हुए। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर नियुक्त हुए। माइक वाल्ज को अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेट नियुक्त हुए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट नियुक्त हुए। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नागपुर में भारत के पहले बायो बिटुमेन राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पहले जैव बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का इन्होंने उद्घाटन किया है। और जैव बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड यह महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर नागपुर मानसर कोटा पर बनाया गया है। और बात करें फिर इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो इस खंड को CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से ब्राज इंडस्ट्रीज द्वारा लिग्निन आधारित जैव बिटुमेन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, भारत में पहले से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है, तो गुजरात का मछाली गांव बना है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो नागालैंड है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो सऊदी अरब में किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो कोलकाता में हुई है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के संबलपुर में हुआ है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो चेन्नई में। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ पर तैयार किया गया है, तो IIT मद्रास में। और BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी बनी है। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खोला गया है, तो नई दिल्ली में खोला गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, जो हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होगा। और फ्रेंड्स ये भी जानते रहिए, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 कौन करेगा, तो इंग्लैंड करेगा। और ICC महिला T20 विश्व कप 2028 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो जयशाह हैं। और फ्रेंड्स यह इस पद पर चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के चेयरमैन हैं और इनकी उम्र मात्र 36 वर्ष है। और फ्रेंड्स इन्होंने अपना कार्यभार 1 दिसंबर से संभाला है। और किनका स्थान इन्होंने लिया है, तो इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। और ICC के वर्तमान CEO कौन है, तो जियोफ अरलाडिस है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वी राम सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए फ्रेंड्स डिटेल में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। और यह नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। और फ्रेंड्स राम सुब्रमण्यम यह 23 सितंबर 2019 से 29 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण इसके ऐतिहासिक स्रोत का विवरण हमें पेरिस सम्मेलन अधिनियम 1993 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। और बात करें फ्रेंड्स NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। और वर्तमान में 2024 में न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।
और यह भी आप लोग जानते रहिए, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी आयु से 70 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो। और 2019 से पहले इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। अच्छा फ्रेंड्स, जो भी हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी नियुक्त हुए। 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नियुक्त हुए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 31वें क्रम के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो राजेंद्र सिंह भट्टी नियुक्त हुए। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 30वें क्रम के प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त हुए। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 26वें क्रम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो अमरप्रीत सिंह ने इसका पदभार संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। नए लोकपाल कौन बने हैं? तो AM खान विलकर बने हैं। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश कुमार यह रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अगला प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 2021 के बाद से कितना बड़ा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। आइए डिटेल जान लेते हैं। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI देहरादून 1981 द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में इसको तैयार की जाती है। और फ्रेंड्स FSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। और इसको जारी कौन करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और बात करें पहली बार यह रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1987 ईस्वी में इसे पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। और फ्रेंड्स इसको 2024 में किसने जारी किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह एवं फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, भारत में वन आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अच्छा फ्रेंड्स, वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र के अनुसार शीर्ष राज्यों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र के अनुसार यह शीर्ष पर है। अरुणाचल प्रदेश यह 67,083 किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र के अनुसार यह दूसरे स्थान पर है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 65,383 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी। तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्री S जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 के कुछ प्रमुख पुरस्कार को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यह गगन गिल को दिया गया। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार मिला। पंडित राजेंद्र गंगानी को लक्षु महाराज पुरस्कार दिया गया। AI एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स दिया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया। पाउलुरी सुब्बा राव को आर्वर्ड पुरस्कार दिया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच को लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।
टर्नर पुरस्कार यह जसलीन कौर को दिया गया और लेखिका सूर्यबाला को अभी रिसेंटली 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट शामिल होंगे। और फ्रेंड्स, यह पहली बार है जब यह आयोजन भारत में किया जाएगा। इससे पहले भी भारत ने 2023 में भोपाल में सीनियर वर्ल्ड कप और इसी साल ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जैसी प्रमुख ISSF प्रतियोगिताओं की मेजबानी की थी। अच्छा फ्रेंड्स, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लुसियानो रोशी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जर्मनी के म्यूनिख में स्थित है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 150 है। और फ्रेंड्स, ये भी जानते रहिए, यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ISSF विश्व कप फाइनल हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और ये भी जानते रहिए, नई दिल्ली ने 2017 और 2024 में ISSF विश्व कप फाइनल की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न इंडिया ईयर स्लैम 2024 स्क्वैश में अपना 9वां PACA चैलेंजर्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो अनाहत सिंह ने वेस्ट इंडिया स्लैम 2024 में महिला एकल का खिताब उन्होंने जीता है और इस साल अपना 9वां PACA चैलेंजर्स का खिताब उन्होंने जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, उन्होंने किनको हराकर यह खिताब जीता है, तो उन्होंने शालुंखे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, अनाहत सिंह ने 2024 में जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय महिला खिताब सहित कई प्रतिष्ठित खिताब जीते और एशियाई खेलों में भी पदक जीते उन्होंने। अच्छा फ्रेंड्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी अतिरिक्त जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है, तो बाला देवी बनी है। GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति वेनम्र ने स्वर्ण पदक जीता। और WTA चैंपियंस इवेंट क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो मनिका बत्रा बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वह एक फिल्म निर्माता थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता करना है। साथ ही उपभोक्ता आंदोलन के महत्व के बारे में भी लोगों को जानकारी देना इस दिवस का उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स 2024 में इस दिवस की थीम की, तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस दिवस की थीम है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, इस दिन को मनाने के कारण यह है कि इसी दिन साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। तब से यह हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया और इस दिवस की विषय क्या रहा, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस का विषय रहा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इस दिवस के विषय की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष का विषय रहा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और विषय क्या रहा, तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष का विषय रहा।
4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और इस दिवस की विषय या थीम क्या थी? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस वर्ष की थीम थी। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस वर्ष का विषय था। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और इस दिवस का विषय या थीम क्या रहा? तो हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष का विषय रहा। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया और थीम क्या रहा? तो स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष का थीम रहा। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को ही विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और दीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।